तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 6 के विज्ञान का 11वां अध्याय हमारे चारों ओर वायु के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे क्या हम वायु को देख सकते हैं, हमारे चारों ओर वायु है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे, वायुमंडल क्या है, वायु किससे बनी है, पानी तथा मिट्टी के जीवों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। इसके अलावा कई सारे अन्य बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। अध्याय 6 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावशाली होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? चित्र 11.1 को देखिए। विभिन्न प्रकार की फिरकियां। चलिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आइए चित्र 11.2 में दर्शाए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? चित्र 11.3 को देखिए। यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान का वायु चल रही होती है। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यह एक वात सूचक है। वात सूचक यह बताता है कि वायु किस दिशा से चल रही है। अब हम जानेंगे क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 11.4 के अनुसार डुबोइए। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं? क्या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं
कि जब बोतल उल्टी अवस्था में होती है तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलते ही खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहा जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? चलिए जानते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। वायु की मात्रा कम हो जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊपर जाने पर वायु विरल हो जाती है, वायु का परिमाण कम हो जाता है। इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अब हम जानेंगे वायु किससे बनी है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। पहला है जलवाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको बताया गया है कि वायु में ऑक्सीजन है। इसकी उपस्थिति को एक क्रियाकलाप से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं। ऑक्सीजन। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला दें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जल रही हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे जो मोमबत्ती गिलास से ढकी हुई थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? विचार करें। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो सकता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई।
जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारे वायुमंडल के लिए और हम जैसे जीवों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें धूल तथा धुआं भी होती है। चलिए जानते हैं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में जो कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं, जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधकार कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? आप इस प्रकार का कोई चित्र देखेंगे। वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या हैं? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरणपुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? यहाँ बूझो कुछ जानना चाहता है। बूझो आपसे यह पूछ रहा है कि चित्र 11.8 में पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है? तो बच्चों, जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। भीड़ में भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। तो बच्चों, जरा सोचिए, अगर आप मुंह से हवा लेते हैं तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। स्थानीय भिन्नता कहने का तात्पर्य हर स्थान में इसकी संरचना में भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब पहेली यहाँ कुछ जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है? बूझो जानना चाहता है कि आग
लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो बच्चों, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? इसका उत्तर होगा, कंबल इसीलिए लपेटा जाता है क्योंकि हवा को उस वस्तु से यानी आग से अलग किया जा सके। याद रखिए, वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें तथा जलवाष्प होती हैं। जैसा कि आपको इस चित्र 11.9 में दिखाया गया है। अब हम जान लेंगे पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 5, किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पहेली कुछ कहना चाहती है, चलिए जानते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायुरोधी बोतल में रखें ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो ऐसा कीजिए और देखिए। बच्चों, याद रखिए, साधारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है, तभी तो पानी में रहने वाली मछलियां अपने गिल के सहारे सांस लेती हैं। यह आपको समझना है। जैसे ही हम जल को उबाल लेते हैं, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन या वायु उससे बाहर निकल आती है। अब जल में कुछ भी वायु या ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। इसे आपको समझना है। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? चित्र 11.10 को देखिए। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। अब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 तथा 6 में पढ़ा कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो चलिए जानते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 6, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। चित्र 11.11 को देखिए। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु विद्यमान होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, यानी उससे अलग होने की कोशिश करती है, जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों व मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीव सांस लेने के लिए जमीन पर उन्हें आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा का समय ही वो जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है
कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? अब हम जान लेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतु के द्वारा श्वसन तथा पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे व जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? तो चित्र 11.12 को ध्यान से देखिए। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत उत्पन्न भी करती है। साथ ही वायु नावों को खेने में ग्लाइडर, इसके अलावा पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीज तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इस अध्याय में आपने क्या सीखा? आपने सीखा वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, लेकिन पहाड़ों पर इसकी सघनता कम हो जाती है। वायु कई गैसों तथा जलवाष्प और धूल तथा धुएं का मिश्रण है। हमारी पृथ्वी के ऊपर कई किलोमीटर तक वायु की परत मौजूद है। यहाँ तक कि वायु जल तथा मिट्टी में भी मौजूद है। वायु के कारण ही पवन चक्की, नाव, पैराशूट, हवाई जहाज, पक्षी उड़ पाते हैं। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।